जो ये आपका पर रनिंग मीटर है यही आपके ऊपर डिसाइड करता है। पर रनिंग मीटर में अगर आपने 5 गन्ने 50% जमाव ले लिया तो 10 में से 5 जम गया और उन 5 में एक में 2-2 गन्ने बन गए तो 5 दूनी 10 बन गए। पूरे खेत में आपकी 800 की उपज हो गई। तो सारा जो कॉन्सेप्ट है वो नंबर ऑफ केन का है, एनएमसी का है। पिछले 10 सालों में परिषद की तरफ से 13 वैरायटियाँ रिलीज की गई हैं। ये वैरायटी ऐसी है कि ज़्यादा मिट्टी भी अगर कहीं पड़ गई है या कम भी मिट्टी पड़ी है और लगातार कई दिन बारिश हो गई, गन्ना आपका पानी में डूबा रहा है, फिर भी वैरायटी में अच्छा जमाव हो जाता है। तो लागत इन वैरायटियों में कम है, लो मेंटेनेंस वाली वैरायटियाँ हैं। 0238 वैरायटी वंडर केन रही है और उसने काफ़ी किसानों की दशा और दिशा को सुधारा है। लेकिन कहीं न कहीं हम चूक गए उस वैरायटी से लंबा लाभ लेने में। या ऐसे मान लें कि जल के बिना जीवन नहीं है, ठीक है। वैसे ही अगर आप अच्छा गन्ना खेती करने की सोचते हैं तो आपको 2 चीज़ें अपनानी पड़ेंगी। तो मैं हूं अभी उत्तर प्रदेश के गन्ना शोध परिषद शाहजहांपुर में। ये वो संस्थान जिसने अब तक भारत के किसानों को बहुत बेहतरीन वैरायटी दी है, कई सलाह दी है, नई टेक्नोलॉजी दी है और जो गन्ना के रूप में यूपी समृद्ध हुआ उसमें ऐसे संस्थानों का बहुत रोल है। और हमारे साथ हैं डॉक्टर अजय तिवारी साहब जो कि वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं, मुख्यमंत्री से सम्मानित हैं और आपका सीड के क्षेत्र में बहुत सारा काम है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ पोर्टली में। मई के महीने में खेत में ओस है, परिस्थितियाँ वैसी नज़र नहीं आ रही जैसे गर्मियों में होती जो गन्ने के लिए फेवरेबल रहती हैं। क्या है, क्या चल रहा है, थोड़ा सा बताएं। जो आप देखें कि पिछले 10-15 दिनों में रुक रुक के कई बार बारिश हुई है और पहली जो बारिश हुई वो तो फ़ायदेमंद थी, कहीं न कहीं सिंचाई की कमी पूरा कर दी किसानों के लिए। लेकिन अगर ये बार बार रुक रुक के जो बारिश हो रही है और अभी भी जो मौसम दिख रहा है आगे बारिश होने की संभावनाएं बन रही हैं, इससे निश्चित रूप से जो है आपके गन्ने की टिलरिंग प्रभावित होगी। गन्ने की टिलरिंग जो होती है वही चल के आगे एनएमसी में बनती है, वही एनएमसी आपकी उपज में कन्वर्ट होती है। उसके लिए सबसे उपयुक्त क्या होता है कि नीचे खेत में नमी हो, ऊपर से तेज़ धूप हो, गर्मी बनी रहे, तभी टिलरिंग अच्छी होती है। तो और अगर जो बार बार नमी बनी रहेगी तो इसका एक और नुकसान है कि खरपतवार बहुत ज़्यादा खेत में आ जाएंगे। आपको मौका नहीं मिलेगा गुड़ाई करने का, क्योंकि पैर जैसा आप बता रहे हैं खेत में गए तो पैर दब रहा वहाँ पे, तो ना कस्सी चल पाएगी ना ट्रैक्टर चल पाएगा उसमें। जब खरपतवार ज़्यादा होंगे तो आपके गन्ने के भोजन को वही खा जाएंगे। तो सीधा जो इसका कनेक्शन है वो आपके उपज से संबंधित है ये। तो मेरा ये मानना है और कृषक बंधु से निवेदन है कि जैसे ही उनको मौका मिलता है, खेत में नमी कम होती है, ज़मीन थोड़ी सूखती है, तो ऐसी दशा में कल्टीवेटर से गुड़ाई करें या कस्सी से गुड़ाई करें। जहाँ समस्या कृषकों की है वहाँ छोटे ट्रैक्टर 5 टाइन 6 टाइन कल्टीवेटर से गुड़ाई करें, क्योंकि यही समय टिल्डिंग का है, मई जून का। उसके बाद फिर बरसात शुरू हो जाएगी, फिर गन्ने की बढ़वार का समय रहेगा। तो सबसे पहला यही प्रयास करें कि यूरिया की टॉप ड्रेसिंग करके और गुड़ाई करें, जैसा जब भी मौका मिलता है। क्या कोई और रेमेडीज़ है जो इनको इस समय रोक पाए? क्योंकि अगर मान लीजिए अभी फिर कह रहे कोई वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव हो रहा है तो क्या उसमें क्या कर सकते हैं? क्योंकि मई जून दो महीने बहुत क्रूशियल है। हाँ, देखिए गन्ने खेती पूरी मौसम पे आधारित होती है, कोई भी कृषि ही मौसम पे आधारित है। तो जैसा मैंने बताया, अगर ये बार बार रुक रुक के बारिश हो रही है तो फिर इसमें आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आप फिर आपका सिंगल केन या 1 या 2 केन भी उसमें आपको मिल पाएंगे और वीड्स भी बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, खरपतवार हो जाएंगे। तो फिर आपको खरपतवार नाशी पे जाना पड़ेगा कि आप किसी जो है 2,4-D में ट्रिब्यूजिन इसका स्प्रे करना पड़ेगा खरपतवार कम करने के लिए। लेकिन गुड़ाई के लिए जो आवश्यक चीज़ है कि ऊपर धूप और नीचे नमी, ये नितांत आवश्यक है। इसको आपको अपनाना ही पड़ेगा जैसे ही आपको मौका मिलता है। तो सरकार ने अभी हाल ही में मई के महीने में शुगर के एक्सपोर्ट पे बैन लगा दिया है। क्या हमारे पास जैसे पिछले साल में थोड़ा सा डिक्रीज हुए हम गन्ने के मामले में, क्या ऐसा हुआ कि हमारे पास खेती में थोड़ी दिक्कतें आई गन्ने में? देखिए, जैसा आपने बताया कि उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा जो गन्ना उत्पादक राज्य है पूरे देश में। लगभग 29 लाख हेक्टेयर में गन्ने की खेती यहाँ की जाती है और लगभग 44 लाख किसान के परिवार या किसान प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इससे जो है लाभान्वित होते हैं या उस पर निर्भर हैं। गन्ने की खेती कहा जाए तो जो उपज की बात आप कर रहे हैं, तो उपज हमारी पिछले साल की तुलना में हम उसके आसपास ही रहे हैं, बहुत विशेष प्रभावित हैं। हाँ, और दूसरा जो एक वैरायटी की चर्चा आप कर रहे हैं, तो गन्ने की जब भी वैरायटी की बात आती है तो हम कृषकों से निवेदन करते हैं कि आप कभी किसी एक किस्म पर निर्भर न रहें। आमतौर पे ये होता है कि कोई एक किस्म बड़ा अच्छा उत्पादन कर रही है तो सभी कृषक उसी किस्म का उत्पादन के लिए सब अपने यहाँ लगाना शुरू कर देते हैं। और किस्मों का चयन कृषक 2 तरीके से करते हैं, हम और आप
जब भी बात करें, दो तरीका। पहला तरीका क्या होता है कि किसी शोध संस्थान पे गए, वहाँ प्रशिक्षण लिया, किसानों से बात की, या कहीं टीवी पे देखा, आपका न्यूज़ पोर्टली देखा, कहीं देखा, वहाँ से जागरूकता ली, एक ये माध्यम हो गया। दूसरा माध्यम क्या होता है, अपने पड़ोसी का खेत देखते हैं या अपने रिश्तेदार का खेत देखते हैं कि किसके यहाँ अरे ये बड़ा अच्छा गन्ना खड़ा है, तो उन्हें ये नहीं मतलब है कि किस वैरायटी का है, कहाँ से आया, उचित है कि नहीं है, उचित है उस प्रदेश के लिए, उसको बोते हैं। तो जो दूसरा वाला मेथड है, दूसरा, उसको ज़्यादा किसान ऑप्ट करते हैं। ये हमारी उपज गिराने में सबसे प्रमुख रोल इसका रहता है। मुश्किलों भरा है वो। जी, तो हम किसानों को निवेदन करते हैं बार बार कि आप अपने प्रदेश, अपने क्षेत्र और अपने प्रक्षेत्र के हिसाब से किस्म का चयन करें। इसका आशय प्रदेश मतलब जो उत्तर प्रदेश के लिए जो किस्में स्वीकृत हुई। अब उत्तर प्रदेश को भी 3 जोन में रखा गया है, पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य उत्तर प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश। तो मैंने बताया प्रदेश के बाद अपने क्षेत्र, क्षेत्र क्या हो गया, पूर्वी क्षेत्र मान लीजिए आप बाराबंकी, लखनऊ को उधर का आपका के रहने वाले किसान हैं, कुशीनगर जिला, देवरिया, गोरखपुर हो गया, तो वहाँ के लिए जो किस्में रिकमेंडेड हो उनको यूज करें। अब उसके बाद भी एक बात आती है, अपने खेत, प्रदेश, क्षेत्र और खेत। अब खेत में भी क्या है, एक किसान का खेत ऊंचे पे है, एक किसान का खेत नीचे पे है। तो नीचे का मतलब पानी लगने वाला क्षेत्र है वो, तो वहाँ पे वाटर लॉगिंग की वैरायटी यूज की जाएंगी। जो ऊपर वाला है, जो सामान्य संस्कृति की वैरायटी, वो यूज की जाएंगी। लेकिन होता क्या है, व्यवहारिक तौर पर देखा जाए तो जो ऊपर के खेत में वैरायटी बोई जा रही है, वही हम नीचे खेत में बो देते हैं। और वो कारण क्या होता है, वैराइटल डिटोरिएशन के कारण बनता है, और वैरायटी डिजेनरेट करती है और कोई न कोई बीमारी उसमें आ जाती है। जैसा 0238 में आया, 0238 वैरायटी है, वो एक वंडर केन रही है और उसने काफ़ी किसानों की दशा और दिशा को सुधारा है, चीनी मिल की दशा दिशा को सुधारा है। लेकिन कहीं न कहीं हम चूक गए उस वैरायटी से लंबा लाभ लेने में। अब कृषक बंधु ये अपेक्षा करते हैं कि हमें फिर वैसी कोई वैरायटी मिल जाए। तो पिछले 10 सालों में परिषद की तरफ से 13 वैरायटियाँ रिलीज की गई हैं, और इन 13 वैरायटियों की अपनी खासियत है, जो एक मानक होता है, उस मानक के तहत रिलीज की गई हैं, और सब अलग अलग परिस्थितियों के लिए रिलीज की गई हैं। अगर मैं बात करूं वाटर लॉगिंग के लिए, तो कोसा 10-239 रिलीज की गई है। अगर ऊसर क्षेत्र के लिए बात की जाए तो यूपी 14-234 रिलीज की गई है। ये यूपी 14-234 आप ऊसर के साथ साथ आप वाटर लॉगिंग में भी लगा सकते हैं। अगर सामान्य परिस्थिति की बात की जाए तो कोसा 17-231 है, कोसा 18-231 है, कोसा 19-231 है, 13-235 कोसा है, जो कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में काफ़ी लोकप्रिय हो रही है। अन्य वाटर लॉगिंग के लिए क्षेत्रों के लिए तो एक यूपी 05125 बहुत पहले रिलीज हुई थी गोरखपुर के हमारे केंद्र से। तो ये तमाम किस्में हैं। तो हमारा यही कृषक बंधु से निवेदन पहले भी रहा है और अब भी रहा है कि आप अपने प्रदेश, अपने क्षेत्र, अपने खेत के हिसाब से अपनी किस्मों का चयन करें। अगर ये काम हम करते हैं तो मान के चलिए हमें 50% हमने रेमेडी पा ली है कि हमें हमारी खेत पे कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। क्योंकि देखिए उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद, जैसा आप जानते भी हैं, फिर भी मैं बता दूं, 1912 की स्थापित ये संस्था, इसका प्रमुख उद्देश्य ही है कि उत्तर प्रदेश की जलवायु के हिसाब से किस्मों का विकास करना, और गन्ने संबंधित विभिन्न शोधों को क्रियान्वित करना, और जो नई किस्में होती हैं उनके बीज को उत्पादित कर किसको तक पहुँचाना, और जो भी शोध होता है उसको प्रसार के माध्यम से किसको तक पहुंचाना। तो हमारा जो उद्देश्य है, तो हमारे यहाँ जो वैरायटियाँ निकलती हैं वो प्रदेश की जलवायु के हिसाब से निकलती हैं। अगर हमें, जैसा आपने अपनी सामान्य चर्चा में कहा कि 86-032 किसान कर यहाँ लगाने के लिए, 86-032 उत्तर प्रदेश के जलवायु के हिसाब से अनुकूल नहीं, और यहाँ के लिए वैरायटी उचित ये नहीं है। आपको यहाँ के हिसाब की जो वैरायटी उनको अपनाइए। हाँ, ये ज़रूर है कि इस समय जो वैरायटियाँ निकली हैं उनको अगर आप विशेष देखभाल करें तो वो भी आपको वैसी ही उपज देंगी जैसी आप अन्य वैरायटियों से पा रहे हैं। हमें थोड़ा वैरायटियों को समय देना पड़ेगा। वैरायटी निकली इस साल, तो हमें उनको 1 साल 2 साल आप अपने खेतों पे प्रयोग में लाइए और समय दीजिए। मैं एक छोटा सा उदाहरण वैरायटी का दे दूँ आपको। कोसा 18-231 वैरायटी है, जो भी 2 साल पहले 24 में निकली थी। उस वैरायटी की खासियत देखिए आप कि आप किसी भी परिस्थिति में उसको बोइए। मान ली कई बार ऐसा होता है कि हमने बुआई की और अधिकांश कृषक बंधु 2-3 इंच मिट्टी न डाल के पाटा चला देते हैं, टाइट कर देते हैं, पाटा चला देते हैं। और कई बार ऐसा मौसम देखा गया है कि पाटा चलाने के बाद बारिश आ गई, वो आपके हाथ में है नहीं, अब मिट्टी कम्पैक्ट हो गई, गन्ना निकलता ही नहीं, अंदर सड़ जाता है। ये वैरायटी ऐसी है कि ज़्यादा मिट्टी भी अगर कहीं पड़ गई है, बारिश हो गई है, या कम भी मिट्टी पड़ी है और लगातार कई दिन बारिश हो गई, गन्ना आपका पानी में डूबा रहा है,
फिर भी वैरायटी में अच्छा जमाव हो जाता है। जमाव की पहली सीढ़ी आप पता जानते ही हैं, जमाव अच्छा है तो किले अच्छे होंगे, किले अच्छे हैं तो एनएमसी अच्छी होगी, एनएमसी अच्छे हैं तो उपज अच्छी होगी। इस वैरायटी का जमाव अच्छा है। दूसरा, इस वैरायटी में नेचुरल टिलरिंग है। अधिकांश कृषक बंधु जो विभिन्न प्रकार के जो अतिरिक्त यूरिया देते हैं, विभिन्न प्रकार के हार्मोन्स यूज करते हैं कि अच्छे किले ज़्यादा हो जाएं, इसमें नेचुरल टिलरिंग है। आप 1 से 2 गुड़ाई करिए और सामान्य संस्तुत की यूरिया दीजिए और आपको इसमें नेचुरल टिलरिंग मिलेगी, अपेक्षित आपको कल्ले मिलेंगे। और सबसे अच्छी खूबी जो मुझे व्यक्तिगत रूप से पसंद है वो ये कि ये गन्ना साल भर गिरता नहीं है। कितना भी तूफान आए, कितनी भी हवा चले, कई आप देखेंगे अक्सर सितंबर अक्टूबर के महीने में तेज़ हवा आंधी आती है और 5-5-6 दिन बारिश होती है, सारे गन्ने ज़मीन पकड़ लेते हैं। ये वैरायटी ऐसी है, साल भर गिरती नहीं है। अगर गिरती नहीं है तो आपकी कितनी बचत हो गई, चूहे नहीं लगे, मिट्टी नहीं लगी। या ऐसे कहिए आप कि गिरते नहीं है तो आप एक बधाई का 5-6 हज़ार रुपये देते होंगे, 3 बधाई बच गई आपकी। और गन्ना जब गिरता है तो अनावश्यक उसमें कल्ले, उसकी आंखें खराब हो जाती हैं, गन्ने में वजन का नुकसान होता है, चीनी का नुकसान होता है, चीनी का नुकसान होता है, हार्वेस्टिंग में दिक्कत आती है, गन्ना सीधा खड़ा रहता है आपका साल भर। तो आपको सारे पहलू लेके चलने पड़ेंगे। यूपी में जो सबसे बेस्ट जो समय है वो एक 15 सितंबर से लेकर 30 अक्टूबर तक आप शरदकालीन की बुआई करिए और 15 फरवरी से लेकर 30 मार्च तक, 31 मार्च तक आप बसंतकालीन गन्ने की बुआई करिए। अगर लेट बुआई पे आप जाते हैं, हालांकि लेट बुआई बहुत अच्छी नहीं होती है, लेट बुआई पे आप जाते हैं, गेहूं काट के बोते हैं, तो हम सजेस्ट करते हैं कि आप 1335 से उसको बो सकते हैं, 15023 से उसको बो सकते हैं, या अपना आप पॉली बैग से नर्सरी तैयार कर लीजिए, या एसटीपी से नर्सरी तैयार कर लीजिए, या सिंगल ट्रे से नर्सरी तैयार कर लीजिए और उसको ट्रांसप्लांट कर दीजिए वहाँ पे। तो बेस्ट यही है कि समय से बुआई जो होती है। वहीं एक वैरायटी कोलक 14201 है जो लखनऊ की है। इस वैरायटी को ऑटम में आप बुआई करिए, या अगर फरवरी बसंतकालीन बोते हैं तो फरवरी और 15 से 20 मार्च तक बुआई कर लीजिए। इनकी उपज अच्छी आपको अच्छी मिलेगी, जो आप चाहते हो वो उपज आपको इससे मिल जाएगी। उपज के कई पैमाने होते हैं। एक तो हमारी वैरायटी ने बहुत अच्छी उपज दे दी, गिरने के बाद भी अच्छी उपज दे दी आपको, ठीक है। और दूसरा ये कि हमारी वैरायटी में लागत कम आ रही है, तो भी तो आप कंपनसेट करेंगे। तो लागत इन वैरायटियों में कम है, लो मेंटेनेंस वाली वैरायटियाँ हैं, जो मैं 18-231 की बात कर रहा हूँ। एक वैरायटी हमारी और अच्छी है 1731, लेकिन मैंने उस पर इम्फेसिस नहीं किया क्योंकि वो गिर जाती है, टिल्लिंग उसकी भी अच्छी है, गन्ने थोड़े उसके पतले हैं लेकिन नंबर आप मिलेबल के ज़्यादा हैं। स्टैंडर्ड क्या है, कितने टिलर होने चाहिए, और एक गन्ने 1 एकड़ में मिल्केबल केन की संख्या कितनी हो, क्या हम कुछ कंट्रोल कर सकते हैं? ऐसे देखिए होता है क्या कि गन्ने का उपज जो होता है वो एनएमसी नंबर ऑफ मिलेबल केन पर निर्धारित होता है। नंबर ऑफ मिलेबल केन पीछे की तरफ चलते हैं हम तो टिल्लिंग पे होता है, और टिल्लिंग जो पीछे आई है तो जमाव पे होता है। अगर जो जनरल रिकमेंडेशन है, जब आप सामान्य बुआई करते हैं तो 1 रनिंग मीटर में आप 5 से 6 2-2 आँख के टुकड़े की बुआई करते हैं। तो 2-2 आँख के टुकड़े मतलब 10 से 12 आँखें आप 1 रनिंग मीटर में डालना है, ठीक है। मान लीजिए आपका 100 बाई 100 का प्लाट है, 1 हेक्टेयर का प्लाट है, तो 100 मीटर में कितने आपने डाल दिए? 1000 डाल दिया आपने, ठीक है। तो पूरे आपके खेत में कितने हो गए? 1 लाख हो गए, 1 लाख ही तो हुए। हाँ, तो जो ये आपका पर रनिंग मीटर है यही आपके ऊपर डिसाइड करता है। पर रनिंग मीटर में अगर आपने 5 गन्ने 50% जमाव ले लिया तो 10 में से 5 जम गया, 50% 5 जम गए, और उन 5 में अगर 2-2 एक में 2-2 गन्ने बन गए तो 5 दूनी 10 बन गए। और ये 10 गन्ने जो है अगर 800 ग्राम के एक गन्ना है तो पूरे खेत में आपकी 800 की उपज हो गई मोटा मोटी। अगर 1 किलो गन्ना है तो 1000 की उपज हो गई। तो सारा जो कॉन्सेप्ट है वो नंबर ऑफ केन का है, एनएमसी का है। तो स्टैंडर्ड माना ये आता है कि 5 से 6 2-2 आँख के टुकड़े की बुआई करिए और मिनिमम 50% जमाव ले लीजिए आपकी उपज जो है बड़े आराम से 800 से 900 या 1000 तक आपको प्राप्त हो जाएगी। इसके अगर अधिक आप ऊपर सोचते हैं तो आपको विशेष क्रियाएं अपनानी पड़ेगी। जैसा आप बता रहे हैं कि कोई जो है 12 कल्ले लेता है, कोई 15 कल्ले लेता है, तो वो सामान्य किसान या सामान्य परिस्थिति के लिए वो संभव नहीं है। आप किसान एकदम आगे बढ़ गए हैं। हाँ, वो 1 स्टेप अहेड है। तो सभी लोग में सबकी में एक्सपर्टाइज नहीं होती है। विजेता एक ही होता है, सुपरस्टार एक ही होता है, ठीक है। तो वो चीज़ थोड़ी अधिक अटेम्प्ट करने वाली होगी, थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा। मैं एक चीज़ और ये समझना चाह रहा था कि किसान अच्छी उपज जो आप उनको लेने के लिए, क्योंकि हमको शुरू से ज़मीन से लेकर इनके जाना है, हमें क्या कुछ कोई रेमेडी जैसी है कि कई भी किसान कहते हैं बहुत सारी खाद डाल दो, कुछ अलग अलग चीज़ें करती हैं, अलग अलग तरह बुआई करते हैं, आप लोग क्या रिकमेंड करते हो उत्तर प्रदेश के लिए?
देखिए, जो आपने सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की बात की या जो कि अच्छा उत्पादन लेने की आप बात कर रहे हैं कि कैसे हम हमेशा लेते रहें, इसका बेस में अगर हम जाएं तो सबसे पहला तो मैंने जो शुरू में बताया कि अपने प्रदेश, अपने क्षेत्र और अपने खेत के हिसाब से किस्म का चयन करें। एक पहला स्टेप आपने पार कर लिया। अब मान लीजिए आपने सोच लिया कि हमें कोसा 18-231 लगानी है, तो उसका बीज लेने आप गए। जिस खेत से बीज ले रहे हैं, आपको ये सुनिश्चित करना पड़ेगा कि उस खेत में बीमारी ना कोई हो। ठीक है, कौन कौन सी बीमारियां देखनी होती हैं? सबसे पहला और सबसे प्रमुख रेड राट। अगर उस खेत में 2.5 एकड़ का, 5 एकड़ का, 10 एकड़ का खेत है और एक भी गन्ने में रेड राट है, तो आप पूरे खेत से बीज नहीं लेंगे। इसको आप कोरोना काल की तरह मान लीजिए कि मोहल्ले में एक लोग को कोरोना हुआ था तो पूरे मोहल्ले को सीज कर दिया जाता था। ठीक है, फैल सकता है वो, फैल सकता है। तो ये 0-238 केस में ऐसे ही चूक हुई थी कि भाई खेत में 1-2 गन्ने में है तो उसको उखाड़ के नष्ट कर दिया गया, उसको ट्रीटमेंट दे दिया गया ज़मीन को, लेकिन अगल बगल के गन्ने जो हरे दिख रहे थे उसमें भी कहीं न कहीं रेड राट का संक्रमण हो चुका था, जो नंगी आंखों से दिखाई नहीं दे रहा था और अगली जनरेशन में वो दिखाई दिया। तो पहले तो उस खेत में कोई बीमारी ना हो। ठीक है, बीमारियां बहुत सी हैं, विल्ट है, स्मट है, ग्रासी सूट डिजीज़ है, वो एक लंबा विषय है। दूसरा, अब मान लीजिए जब आप बीज लेके आ रहे हैं तो मैंने दूसरा बिंदु बताया था कि प्रत्येक दशा में भूमि उपचार और बीज उपचार आपको करना ही करना है। जैसे आज के समय में आप अच्छा खाना खाने की रिकमेंडेशन दिया थी, साफ़ सुथरा आप कपड़ा पहनते हैं, अच्छा खाना खाते हैं, ठीक है, अच्छी डाइट लेते हैं, ये मैंडेटरी है। या ऐसे मान लें कि जल के बिना जीवन नहीं है। ठीक है, वैसे ही अगर आप अच्छा गन्ना खेती करने की सोचते हैं तो आपको 2 चीज़ें अपनानी पड़ेंगी, भूमि उपचार और बीज उपचार। भूमि उपचार क्यों? भूमि उपचार इसलिए कि देखिए प्रदेश में जिस तरीके से रेड राट फैला था, मान के चला जाए कि उसका संक्रमण कहीं के अभी भी विभिन्न क्षेत्रों में है, उसका जो भी परिलक्षित नहीं हो रहा है। इसलिए प्रिकॉशन के तौर पे हम ट्राइकोडर्मा का प्रयोग कर रहे हैं। ट्राइकोडर्मा को भूमि के लिए एक टॉनिक मान लीजिए आप, ये आपके पौधे की बढ़वार में भी सहायक होता है और जो भूमि में जो आपके फफूंद होते हैं उन पे माइकोपैरासिटम के तहत ये काम करता है। मतलब ये उस फफूंद को खा जाता है, उस फफूंद की ग्रोथ को उसको चेक करता है, उसकी सेल वॉल को ब्रेक करता है, उससे अपना भोजन लेता है, तो धीरे धीरे उसकी ग्रोथ जो है इसकी चेक हो जाती है और मर जाता है वो। तो ट्राइकोडर्मा को हर स्थिति में, चाहे आपकी भूमि स्वस्थ है या नहीं है, आप ट्राइकोडर्मा 10 से 20 केजी प्रति हेक्टेयर की दर से अपने खेत में अवश्य डालिए। कहीं से लीजिए आप, बहुत तमाम फर्में बना रही हैं, लेकिन मैं सलाह दूंगा अगर वो संभव हो तो अपने नज़दीकी गन्ना शोध केंद्र पर संपर्क करके वहाँ से लीजिए। ट्राइकोडर्मा अंकुश के नाम से यहाँ से दिया जाता है, उसको आप खेत में प्रयोग करें, पहला चीज़। दूसरा, मैंने बीज उपचार की बात की। आपका गन्ना स्वस्थ दिख रहा हो या नहीं दिख रहा हो, आपने अगर बीज लिया है तो बीज का उपचार आपको करना है। ये अपनाना है कि गन्ने खेती अगर हम कर रहे हैं तो भूमि उपचार के साथ साथ बीज उपचार। बीज उपचार कैसे करना है आपको? 2 आंख के टुकड़े, 2 आंख के, मैंने 3 आंख के टुकड़े नहीं कहा ना, 1 आंख के टुकड़े का, 2 आंख के टुकड़े, उनको लीजिए आप और किसी फफूंदनाशक में 2 से 5 मिनट अधिकतम डुबो लें, और आप 5-7 मिनट चला तो अच्छी बात है, उसमें डुबो के तभी उसकी बुआई करें। फ़ायदा क्या होता है? देखिए 2 आंख का मैंने क्यों कहा? 2 आंख का इसलिए कहा कि सबसे अच्छा जमाव जो होता है, माना जाए अगर अधिकतम जमाव 1 आंख का टुकड़ा हम लेकर अगर बोते हैं, अगर जम गया तो 100%, नहीं जमा तो 0%। 2 आंख का टुकड़ा हमने अगर बोया, 1 आंख उसकी जम गई तो 50%, ठीक है, 1 आंख नहीं भी जमी तो 50% जमा हमको मिल गया, दोनों के 100 हो गया, 2 हो गए 100 हो गए। 3 आंख का लेंगे तो उसमें एक ही आंख के जमने की संभावना ज़्यादा रहेगी, एपिकल डोमिनेंसी के चलते। ठीक है, जो ऊपर की आंख रहेगी वो जमेगी, बाकी जमने नहीं देगी वो, तो बीज बेकार हो गया वो। हाँ, तो उसमें कितना होगा आपका? 30-40% जमा उसमें होगा, तो बेस्ट तो 2 आंख वाला है। और दूसरे फायदा क्या होता है? 2 आंख के टुकड़े छोटे होते हैं, इतने बड़े होंगे तो उनमें आप देख सकेंगे काटते समय कोई बीमारी, कोई कीट तो नहीं लगा हुआ इसमें। और दूसरा, किसी बाल्टी में, छोटे बर्तन में भी उसको आप बीज उपचार कर सकते हैं। तो ये 2 चीज़ें आप अगर अपनाते हैं, उसके बाद किसान जानते हैं कि उन्हें गुड़ाई करनी है, खाद देनी है, संस्कृतियाँ खाद देनी है, फिर समय समय पे उसकी देखभाल करनी है, ये करें तो जो हमारी समस्या आधी आती है, जमाव की आती है, चाहे आगे रोग कीट की आती है, उससे आप निजात पा सकते हैं। आपके यहाँ जो सरकारी तौर पे या जो प्रमाणित
बीज लेने की क्या प्रक्रिया है? 1975 से हमें जिम्मेदारी मिली, हम नोडल एजेंसी के तौर पे काम कर रहे हैं ब्रीडर सीड प्रोडक्शन के लिए। भारत सरकार ने जिम्मेदारी दी हुई है और ब्रीडर सीड के लिए जो हम करते हैं उसमें हमारे वर्तमान में हमारे 9 सेंटर और 2 इंस्टीट्यूट हैं जो हमारे उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद के हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ 14 सरकारी चीनी मिल और 5 प्राइवेट चीनी मिल से हमारा अनुबंध है ब्रीडर सीड प्रोडक्शन के लिए, और 2 राष्ट्रीय संस्थान जो है भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ और कानपुर का राष्ट्रीय सरकार संस्थान कानपुर, यहाँ से भी हमारा अनुबंध है ब्रीडर सीड प्रोडक्शन के लिए। तो हम लगभग 275 हेक्टेयर से ज़्यादा में ब्रीडर सीड का प्रोडक्शन करते हैं और जो भी हम उत्पादन करते हैं उस उत्पादन की मात्रा को हम गन्ना आयुक्त महोदय के यहाँ उसको हम उपलब्ध करा देते हैं और उनके यहाँ से विभिन्न जिलों को, उनकी समितियों को आवंटन कर दिया जाता है कि फला जिले को इतनी मात्रा में ये वैरायटी उपलब्ध रहेगी। किसान क्या करेगा, किसान अपने गन्ना पर्यवेक्षक से संपर्क करेगा या अपने ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक महोदय संपर्क करेगा कि हमें साहब ये वैरायटी के बीज चाहिए हमको, तो वो बीज जो उस समिति को अलाट है वो उस खाते से यहाँ से बीज लाके उनको दे देते हैं। एक तो ये हो गया। दूसरा, हमारे यहाँ 2022 से ऑनलाइन मिनी सीड किट की व्यवस्था शुरू की गई है। उसका शुरू करने का पर्पज़ ये था कि जो नई किस्में थी उनका बीज जब वैरायटी रिलीज होती थी किसी को बीज मांग बढ़ती थी और तो उच्च स्तर ने निर्णय लिया कि इसको ऑनलाइन कर दिया व्यवस्था ताकि जो जहाँ से बैठे वहाँ से बुक कर ले उसको। तो वो हम व्यवस्था लागू करते हैं, हर साल लागू होती है। जो नवीन किस्मों के मिनी किट होते हैं तो हमने 5 लाख हमने सपोज करिए हमने वेबसाइट पे दे दिया कि 5 लाख सीड बड अवेलेबल है इस वैरायटी के कोसा 17/451 के, तो कृषक बंधु अपने यहाँ से उसको बुक कर लेते हैं। और हमारे यहाँ जो बुकिंग होती है कि जब जैसे ही पोर्टल खुलता है 40 से 50 मिनट या 1 घंटे के अंदर पूरे प्रदेश से उसकी बुकिंग कर ली जाती है। तो साथियों, उम्मीद करता हूँ कि हमारी और तिवारी साहब की जो बातचीत है इससे कुछ आपको मीनिंगफुल निकल के आया होगा। गन्ने की खेती को लेकर न्यूज़ पोस्टली पे बहुत सारे वीडियो हैं। हम अलग अलग कर्नाटक, बिहार से लेकर के यूपी तक सब जिलों से कोशिश की है कि आपको कुछ न कुछ नया दिया जाए। बावजूद इसके अगर आपको कोई सवाल है हमसे या सर से तो आप हमें पूछिए, हम कोशिश करें कि अगले किसी ट्रिप में, अगले किसी दिन में हम आएँ और इस आपके उस सवाल को सर तक लेकर के आएँ और फिर उनका जवाब दें। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद सर, आपने हमें समय दिया, बहुत आभार आपका। साथियों, देखते रहिए न्यूज़ पोर्टली और जैसा मैंने कहा कोई सवाल है तो हर हाल में कमेंट में पूछिए और हम कोशिश करेंगे कि आपको उसका जवाब दिया जाए। धन्यवाद।